हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ पंखुड़ी हिंदी पाठमाला क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड पार्ट 6 में आ रही रवि की सवारी, जो हरिवंश राय बच्चन जी की एक चर्चित कविता है, जिसमें नव उत्साह के साथ जो नव अंकुर होता है जीवन का, एक नए रूप में उसका वर्णन इन्होंने किया है। और यह कविता उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय और कविता परिचय, यानी उसकी व्याख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हरिवंश राय जी के परिचय से। तो आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये आपकी पाठ्य पुस्तिका है, हिंदी पाठमाला। इसको यहाँ पर देखिए, पंखुड़ी हिंदी पाठमाला क्लास 8। और आज हम जिसकी पढ़ाई करेंगे, जिसकी व्याख्या हम देखेंगे, वह है आ रही रवि की सवारी। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी की। तो चलिए पहले उनके परिचय से हम स्टार्ट करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, ये महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं और साहित्य में ये हालावादी कवि एवं लेखक के नाम से जाने जाते हैं। और ये उत्तर छायावाद युग के, हिंदी साहित्य के उत्तर छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं और हालावाद के प्रवर्तक। हालावाद किससे संबंधित था? ये छायावाद के बाद का काल था हिंदी साहित्य का। और फिर भी इनकी कविताओं में कोई भी एक युग से जब दूसरे युग में हम प्रवेश करते हैं तो पहला जो होता है उसका असर होता है नहीं। तो इनकी कविताओं में भी छायावादी रूप दिखाई पड़ता है। और हालावादी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के हाल को एकदम यथार्थ रूप में वर्णित करना। और साथ ही साथ छायावादी रूप भी इनकी कविताओं, इनकी रचनाओं का प्रमुख अंग रहा है, जैसा कि इस कविता में भी हम देखेंगे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी, गांव बाबूपट्टी, तहसील रानीगंज, ठीक है, जिला प्रतापगढ़, तहसील किसको कहते हैं? प्रखंड को कहते हैं। जिला प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती देवी, जो कि बहुत ही विदुषी महिला थी, जिन्होंने इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा और इनको साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इनकी पत्नी, इनकी 2 शादी हुई। पहली शादी श्यामा देवी जी से 1926 ईस्वी में, 14 साल की उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, उस समय छोटे में शादी हो जाती थी। उसके बाद इनका जीवन स्वरूप एकदम से बदल गया और स्थिर हो गया। लेकिन समय के साथ कहते हैं कि सारे घाव भर जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद इनकी शादी तेजी बच्चन से जी हुई, तेजी बच्चन जी से, जिससे अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ 1941 ईस्वी में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब ये उच्च शिक्षा के लिए गए थे तो इनकी मुलाकात तेजी बच्चन जी से हुई थी। और उसके बाद का, श्यामा की मृत्यु के बाद, इनका जो साहित्य का सफ़र था और जीवन का सफ़र, दोनों ही रुक गया था। तो यह कविता जो है उनकी पत्नी श्यामा देवी से भी संदर्भित है। उनके जीवन में जो नया उत्साह आया, श्यामा देवी के मरणोपरांत उनकी जो स्थिति थी, उनकी जीवन की स्थिति और उनके साहित्य की रचना की स्थिति, दोनों में एक नया मोड़ आया। उसी क्रम में यह कविता भी संदर्भित है नए भाव के साथ। 1952 ईस्वी में ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे और 1955 में वापस आने पर विदेश मंत्रालय में ये हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939,
आकुल अंतर सतरंगिनी 1945, हलाहल 1946। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इसका प्रयोग बार बार हो रहा है। तो यह संदर्भित है जीवन रूपी उस नशे से जो मतलब इंसान को, आदमी को एक नया स्वरूप दिखाती है। नहीं, यह नशा जीवन का नशा है और उसी का हाल इन्होंने इन सब संग्रह में किया है। इनको इनके साहित्य में उत्कृष्ट भूमिका के लिए बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान भी प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य का उच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया 1976 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें सरस्वती पुरस्कार दिया गया उनकी आत्मकथा के लिए। इन्होंने आत्मकथा की भी रचना की है जो 4 भाग में हमारे हिंदी साहित्य में संकलित है। क्या भूलूं, क्या याद करूं पहला, दूसरा नीर का निर्माण फिर से, तीसरा बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो पहले पाठ में इन्होंने शुरुआती जीवन और अपने युवा जीवन, किशोरावस्था और युवा जीवन का वर्णन किया है। नीर का निर्माण फिर से साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो नया सफ़र शुरू किया। बसेरे से दूर, जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो शोध कार्य किए थे उससे संबंधित है। और 10 द्वार से सोपान तक उनके अंतिम वर्षों का पूरा विवरण है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी मौका मिले इनकी रचनाओं को पढ़िए। यह बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। तो चलिए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं कविता के माध्यम से, कविता परिचय और उसकी व्याख्या। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह उत्तर छायावाद के कवि थे, तो छायावाद का असर इनमें, इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में प्राप्त होता है। छायावाद का क्या मतलब होता है? यानी प्रतिबिंबित रूप में रचनाएं, छाया के रूप में, यानी वाक्य कुछ और, कथन कुछ और उसके अर्थ छुपे हुए, मतलब छाया के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, और इन्होंने यथार्थ का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, और जीवन रूपी रथ में जो परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन इस कविता में प्राप्त होता है। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जीवन पथ आगे बढ़ता रहता है, जीवन रुकता नहीं है। तो उस समय कैसी स्थिति में हमें निर्णय लेना चाहिए, उसका भी संदेश इस कविता से हमें प्राप्त होता है। देखिए, आ रही रवि की सवारी, ऐसा पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर सूर्य की बात की जा रही है, और सूर्य के आने पर क्या क्या स्वरूप धरती पे दिखाई पड़ता है और क्या परिवर्तन आते हैं उसकी चर्चा है। उसकी भी चर्चा है सांकेतिक, मतलब इसमें सूर्य की चर्चा है, उसके बाद क्या होता है, प्रकृति परिवर्तन की चर्चा है। लेकिन यहाँ जो संदेश है वह छाया के रूप में है कि जीवन का जो यथार्थ है कि जब कुछ नया होता है तो पुरानी चीज़ें अपने आप अपने अस्तित्व को खो देती है। नहीं, लेकिन हमें पुरानी बातें नहीं भूलनी चाहिए, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, मतलब भूलना नहीं है कि हम पहले क्या थे। अगर आज हम उस रूप में हैं तो आने वाले समय में वह परिवर्तित हो सकता है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम और अच्छे से देखें इसको। आ रही रवि की सवारी, यहाँ पर रवि की सवारी आ रही है, नया सवेरा आया है। नया सवेरा किसका प्रतीक होता है? एक नई राह का। नहीं, हर दिन अंधेरा होता है, रात आती है, फिर सवेरा होता है, तो यह किसका प्रतीक है कि कुछ नया होना है, नए रूप में कुछ होना है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि आ रही रवि की सवारी। अब ये किसकी सवारी आ रही है? रवि की, सूर्य की सवारी आ रही है। अर्थात पिछला कुछ बीत चुका है, पुरानी बातें पुरानी हो चुकी है, अब नया
सवेरा आकर एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। उसका स्वरूप कैसा है? नव किरण का रथ सजा है। नई किरणों से रथ सजा हुआ है। जो नई किरण है, जो उल्लास और खुशी का प्रतीक है, उससे क्या है? रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है। कलियों से, फूलों से वो जो रथ का जो आने वाला रास्ता है उसको सजाया गया। ऐसा लगता है कि कलियों ने, फूलों ने उस रास्ते को सजा दिया है रवि के स्वागत में, उस नई सुबह के स्वागत में। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। ऐसा लगता है कि ये जो सूर्य का उदय हुआ है और उसकी जो स्वर्ण किरणें हैं, तो वह राजा की तरह उनका रूप है। और राजा के, ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के जो अनुचर हैं वो बादलों से स्वर्ण की पोशाक लेकर धारण किए हुए हैं, क्योंकि जब सूर्य का उदय होता है तो उनके किरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ स्वर्ण चादर बिछ गया हो। नहीं तो वही कल्पना के रूप में उसका चित्रण यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि बादलों से, यहाँ पर बादलों पर जब उनकी किरणें पड़ रही है तो उसका रूप कैसा दिखाई पड़ रहा है? एकदम स्वर्ण सा, सुनहला दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे अनुचर, बादल अनुचर बने हुए हैं उस रवि के, सूर्य के रथ के आगे आगे, पीछे पीछे, और वो उन्होंने स्वर्ण पोशाक धारण कर ली है, सुनहले पोशाक को धारण कर लिया है। और किसकी सवारी आ रही है? रवि की सवारी आ रही है। आगे देखिए, विहंग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन। यहाँ पर पक्षियों का जो झुंड है, विहंग बंदी मतलब पक्षियों का झुंड, और चारण, चारण क्या होता है? जो किसी राजा का यश गान जो गाते हैं, जो प्रशंसा गान गाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चारण कहा जाता है। किसी मतलब कि राजा के को भी जो उनका रूप होता है, उनकी बड़ाई में, उनके जय जयकार में जो गीत गाते हैं, उन्हें चारण कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि पक्षियों के झुंड क्या कहते हैं, उनके चारण बनकर क्या गा रहे हैं? कीर्ति गायन गा रहे हैं। राजा का जो रवि के रूप में है, सूर्य के रूप में है, उनका कीर्ति गायन गाने के लिए तैयार हैं। और आगे का देखिए क्या रूप बदला है? छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। और क्या हुआ? जो तारे पिछली रात में उगे हुए थे, जब सूर्य की रोशनी फैलती है तो मतलब तारे छिप जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर संकेत अर्थ में तारों की फौज क्या हो गई है? मैदान छोड़कर भाग गई। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। नहीं, मानवीकरण क्या होता है? प्राकृतिक चीज़ों को जब मानव रूप में चलना, दौड़ना, भागना या मानव की क्रियाओं के रूप में दिखाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? मानवीकरण। यहाँ पर तारों का मानवीकरण किया गया है कि वह मैदान छोड़कर भाग गए, यानी वह दिखलाई नहीं पड़ रहा है। जैसा कि होता ही है, जब सूर्य की रोशनी फैलती है तो तारे और चंद्रमा जो रात में उगते हैं वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पर छायावादी अर्थ में यह भी यहाँ पर वर्णित है, यह भी संकेत रूप में वर्णित है कि जब नया सवेरा होता है, नव जीवन का स्वरूप शुरू होता है, तो पीछे का जो भी रूप है, स्वरूप है, अस्तित्व है, वह खत्म हो जाता है। यानी हर आने वाले समय में कुछ अगर नया होता है तो पीछे वो क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। यहाँ पर यह संदर्भित रूप है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, इसी अंतिम की पंक्ति में कविता का पूरा सार समझ में आ जाता है। चाहता हूँ कि उछलूं विजय का। कोई भी कविता, कोई भी लेख, कोई भी रचना हमें कोई ना कोई संदेश दे जाती है, नहीं? अपने सुंदर शब्दों में, सुंदर वाक्यों को सजाकर वह हमें कोई ना कोई संदेश देती है। तो देखिए, इस पंक्ति में ही आपका पूरा कविता का सार आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? चाहता हूँ कि उछलूं विजय का। ये जो रवि की सवारी आ रही है, ये जो कीर्ति गायन हो रहा है, यहाँ जो फूलों से, कलियों से जो पद खिले हैं, तो लगता है कि सब कुछ नया नया हो रहा है और हमारी जीत हो रही है। हमारा राजा हमारे सामने बनकर आ रहा है और
इस परिस्थिति को देखकर मन खुश हो रहा है और मन दिल कर रहा है कि उछलूं, यानी कि लगता है कि हमारी विजय हुई, हम किसी चीज़ से जीते हैं, ऐसा जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। लगता है कि हमारी विजय हुई है, जीत हुई है किसी चीज़ में नहीं, और इसे देखकर लगता है कि उछलूं नहीं, पर ठिठकता देख कर यह, लेकिन फिर तुरंत ही यह देखकर मैं ठिठक जाता हूँ कि रात का राजा खड़ा है, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर मन एकदम खुश हो जाता है। लगता है कि उछलूं कूदूं नहीं, खुशियाँ मनाऊं, अपना विजय गान करूं, लेकिन ठिठक जाते हैं कभी। क्यों ठिठक जाते हैं? क्योंकि जो रात में राजा बना हुआ था, यानी पिछला जो समय था जिसमें रात का राजा, जो जिसे चंद्रमा को कहते हैं, वह क्या है, आज भिखारी बन गया, अर्थात उसका अस्तित्व खत्म हो गया। सूर्य के आने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो फिर जब रात आएगा तो फिर सूर्य का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं तो यह क्रम चलता रहता है, नई सुबह के साथ नया होते रहता है और पिछला छूटते रहता है। नहीं तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरा संदेश है कि हम क्या करते हैं, कुछ नया पद पाने पर, नया कुछ होने पर हम इठलाते हैं, नहीं कि जो है हम ही हैं, मतलब कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। अब क्या, अब मैं ये हो गया, राजा बन गया, मैंने ये पद पा लिया, मैंने ये खरीद लिया, आदि आदि, हम गर्वित महसूस करते हैं। यहाँ पर कवि यही संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपने जो कुछ पाया तो हो सकता है फिर आगे चलकर वह आपके पास ना रहे। तो वह जो चीज़ आपको मिला उससे आप खुशी होइए, नहीं आप उससे प्रसन्न होइए, अपने उस उपलब्धि से आप खुश होइए, लेकिन गर्व मत करिए, इठलाइए नहीं कि यही उसका मतलब चरम सीमा है और यही उसका अंत है। नहीं, आने वाले समय में वह खत्म भी हो सकता है। इसके लिए हमें गर्वित नहीं होना है, इठलाना नहीं है। और यहाँ पर आ रही रवि की सवारी फिर से दोहराई गई कि एक नए स्वरूप में जब कोई परिस्थितियाँ आती है तो पुराना छूट जाता है, पुराने का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो उसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने वजूद को स्थिर रखना चाहिए, उस पर इतराना या इठलाना नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर हरिवंश राय जी की यह कविता, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसका जो प्रश्न अभ्यास है उसे मैं लेकर आऊँगी। यहाँ पर देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में अलग से भी उनका परिचय है, वो देख लीजिएगा। और अगली वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊँगी। पूरा प्रश्न अभ्यास हम एक एक करके करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर इसके साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। बाय।